कोई नहीं, तो आज जितना भी पढ़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। अभी तक कौन कौन सा मॉडल देखा हम लोगों ने? तो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा वो सुपरवाइज के बेस पे था, है ना। सुपरवाइज लर्निंग इसको क्या बोलते थे? लेबल डेटा। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशन। ठीक है। देन हम लोगों ने रिग्रेशन से स्टार्ट किया था। तो पहला लीनियर रिग्रेशन था। इसी के अलग अलग वेरिएंट थे। रीज, लेसो। अगर पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो तो पॉलिनोमियल भी बना सकते हो अपनी मर्जी से। देन और कौन सा था? लीनियर रिग्रेशन का और कौन कौन से देखा था? ये हमारे लीनियर मॉडल थे। लीनियर मॉडल। देन सेकंड हम लोगों ने नॉन लीनियर में देखा था। कौन कौन सा? रिग्रेशन का। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो क्लासिकल ए रिग्रेशंस के बेस पे था। एसवीएम जो क्या था? रिग्रेशन का था। देन और कौन सा था? डिसीजन ट्री रिग्रेशन। और अभी तक इतना ही देखा है इस पे। ठीक है। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में था, क्या था? लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, जो क्या था? लीनियर मॉडल था, क्योंकि लाइन इक्वेशन से बनता था, है ना। लीनियर मॉडल किसको बोलते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन से ही क्या होगा? सेपरेट होता था। देन फिर नॉन लीनियर में हम लोगों ने देखा। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कौन कौन सा था? एसवीएम। एसवीएम में क्लासिफिकेशंस वाला। देन डिसीजन ट्री में डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशंस। इसके अलावा और भी वेरिएंट होते हैं, जैसे नई बायस। और क्या था? केएनएन। ये था, इतना हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो इतना देखा था, यही हमारा क्या था? लीनियर रिग्रेशंस, सॉरी क्लासिफिकेशंस और रिग्रेशंस के लिए था। ये याद है? देन इसके अलावा हमारे पास और भी मॉडल होंगे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्या है कि पहले इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। फिर आपके पास जो भी मॉडल आएगा वो आएगा असेंबल टेक्निक्स। ठीक है। ESEMBL, असेंबल टेक्निक्स। असेंबल टेक्निक में क्या रहेगा? बैगिंग और बूस्टिंग रहेगा। ठीक है। और अगर आपको स्टैकिंग देखना है तो स्टैकिंग भी एक रहेगा। तीनों में डिफरेंस क्या आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, इसमें भी सेम तरीके से क्या होगा? जिस तरीके से क्या था डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या था? क्लासिफिकेशन भी हो रहा था और रिग्रेशन का भी काम हो रहा था, है ना। तो जितने भी असेंबल टेक्निक्स होंगे उसमें क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट आपका ब्रीफ हो गया कि क्या क्या मॉडल अभी तक हम लोगों ने देखा है। अब एक एक करके सबका मॉडल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। कौन सा? नॉन लीनियर। असेंबल टेक्निक जो है ना वो डिसीजन ट्री से बनता है। देन उसी में से एक स्टैक रहता है, उसका क्या रहेगा कि आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं कोई भी। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी असेंबल रहते हैं वो मल्टीपल डिसीजन ट्री मिलके ही बनाते हैं। ठीक है? तो पहले हम लोग रिग्रेशंस देख लेते हैं। रिग्रेशंस में हम लोगों ने लीनियर देखा था। लीनियर में क्या था बता सकते हो? आयुष, लीनियर रिग्रेशंस मॉडल क्या था? बताइए। हाँ, तो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोल सकते हो? वाई। जैसे हमारे पास वैल्यू होता था, अगर टेबल के फॉर्मेट में ही याद है तो इसी फॉर्मेट में देखते हैं, इस तरीके से आपके पास डेटा होता था। ठीक है। तो जितने भी फीचर्स होते थे उसको एक्स बोलते हैं, और जिसके बेस पे आपको प्रिडिक्ट करके आउटपुट चाहिए उसको वाई बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या है, वाई क्या है? डिपेंडेंट है हमारे सारे फीचर्स में, उसी के बेस पे क्या था? वाई आपका डिसाइड होता है कि वाई क्या होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे? तो जितने भी एक्स रहेंगे उसको बोलेंगे। ठीक है। इसी के बेस पे क्या होगा
कि आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वही हमारा क्या रहेगा, लीनियर रिलेशन रहेगा। ये समझ में आता है? इंडिविजुअल सिंपल है कि आप क्या करते हो, बेस्ट फिट लाइन ढूंढते हो किसमें, एक स्ट्रेट लाइन से ही। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो आप क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो जितने भी एरर्स हैं। एरर मतलब कि आपके पास कोई भी डेटा है इस तरीके से, यहाँ पे मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अगर ये लाइन को आपको यहाँ पे लाना है तो कैसे लाओगे, क्या लॉजिक लिखोगे मैथमेटिकली। अगर मेरे सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे हैं, नहीं, क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, क्योंकि जितने भी डेटा पॉइंट्स है जो हमने डॉटेड लिखा है, वही क्या है, हमारे क्या है, फीचर्स है। और फीचर्स के बेस पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट भी चाहिए। तो आउटपुट तभी मिलेगा जब वो ये लाइन यहाँ पे आएगा। मतलब कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है ये, इस पॉइंट से लाइन का डिफरेंस जितना कम होगा, सिंपल, कि ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास लाइन है। तो आप देखोगे लाइन, इस लाइन से इस पॉइंट ए का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। इस लाइन से पॉइंट का डिफरेंस क्या है, कम है। तो हमारे लिए बेस्ट लाइन कौन सा हो गया, तो ये वाला हो गया, है ना। तो ये चीज जो आपको दिख रहा है एक्चुअल से, और जो हमारे पास प्रेडिक्टेड वाला से है, तो इसी का आप क्या करते हो, डिफरेंस। और ये क्या रहता था, स्क्वायर एरर जो निकालते थे। तो ये स्क्वायर एरर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट के पास होना चाहिए, जितना पास होगा उतना ही कम क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। और जितना कम डिफरेंस होगा उतना कम एरर होगा। वही चीज हम लोग निकालते थे। ये हमारा क्या है, ये एक्चुअल वाला है, और ये हमारा जो लाइन होता था वो प्रीडिक्टेड वाला होता था। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होता था, सॉरी, उतना ही हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी होता था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एरर को रिड्यूस करते हैं। तो जितना कम आप एरर करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लाइन धीरे धीरे यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ठीक है। तो वो चीज कैसे पॉसिबल होता था, तो एम और सी के बेस पे। क्यों, क्योंकि एक लाइन किधर जाएगा उसका डायरेक्शन डिसाइड होता है किसके थ्रू, स्लोप के थ्रू और इंटरसेप्ट के थ्रू। ठीक है। तो वो रहता था। तो इतना हम लोगों ने देखा था। देन यहाँ पे क्या है, कैसे आप कोड के फॉर्म में लिखते हो। तो कोड के फॉर्म में बस इतना ही लिखना पड़ता है, ये चार लाइन दिख रहा है। फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशंस, देन लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करते हो मॉडल डॉट फिट और प्रिडिक्ट। तो ये जो चार लाइन दिख रहा है यही कोड रहता है। बाकी क्या रहेगा, जो पहले प्री प्रोसेसिंग का रहेगा वो करते हो, और इसके बाद का जो आप क्या करते हो एक्यूरेसी के लिए करते हो। ठीक है। एक्चुअल मॉडल के लिए क्या है, ये चार लाइन है। कितने में आपका मॉडल क्या होगा, ट्रेन हो जाएगा। ये समझ में आया? क्या नाम है, नीतीश, क्या हो गया, आयुष। तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास ये कोर्स है। अब इसके होते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो आपको पता होना चाहिए हमेशा। हर एक मॉडल का एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको कैसे कम किया जाता है, तीन चीज का आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये एकदम सिंपल है, फास्ट है। दूसरा, इजी टू इंटरप्रेट है, मतलब किसी को आप समझा सकते हो। तीसरा, वर्क वेल विद द लीनियरली कोरिलेटेड डेटा। अगर लीनियरली आप क्या है, कोरिलेशन है। लीनियर कोरिलेशन कैसे देखते थे, मान लो दो डेटा आपस में रिलेटेड है, किस टाइप का रिलेशन है, कैसे पता चलता था, तो उसको कौन से फॉर्मूला से निकालते थे, स्टेट्स में पढ़ा था कोरिलेशन, कोवेरियंस, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के बेस पे निकलता था। ठीक है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा के चेक करते हो कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा क्या है, रिलेशन है। अगर वो रिलेशन लीनियर है, लीनियर रिलेशन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हमेशा जो भी डेटा होगा, कि इस तरीके से हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे उसको क्या कर सकते हो, आप जज कर सकते हो। अगर इस तरीके से है तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। मतलब एक लाइन के बेस पे आप इसको सेपरेट या फिर कोई भी चीज इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मतलब इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, और इसमें क्या है। तो कैसे पता चलता था, तो कोरिलेशन आप लगाओगे तो कोरिलेशन की वैल्यू आती थी, उसका रेंज कितने से कितने होता था, पॉजिटिव का। रिलेशन कितने टाइप का होता था याद है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो क्या होगा, हर एक स्टेट मतलब जीरो के बीच में होगा, तो मतलब -1 से लेके +1 के बीच में। अगर -1 है तो डाउन ट्रेंड होगा, +1 है तो अप ट्रेंड होगा, और अगर जीरो है तो मतलब वो स्टक हो गया है। ठीक है। समझ में आया?
देन डिसएडवांटेज क्या होगा कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा, या फिर आप क्या करोगे, विजुअलाइज करके ही देख लोगे कि ये लीनियर ही है। अगर आप मान के नहीं चल रहे या फिर नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, प्रेडिक्शन गलत आएगा। ठीक है। दूसरा, सेंसिटिव टू आउटलायर्स। सिंपल है, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक आउटलायर है, तो क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा पूरा लाइन। क्यों? क्योंकि एक आउटलायर के बेस पे एरर भी आपका ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एरर के बेस पे ही हमारा लाइन क्रिएट होता है। देन पुअर परफॉर्मेंस विद द कॉम्प्लेक्स डेटा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे रिलेशंस नॉन लीनियर की तरफ जाते हैं। नॉन लीनियर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि आप सही से इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। यूज केस क्या है, जो भी आप करते हो प्रिडिक्शंस किसी भी चीज का। तो अगर आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस करना है, सैलरी प्रिडिक्शंस करना है, सेल्स फोरकास्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इसका यूज कब करते हैं हम लोग, व्हेन और व्हाई। यूज व्हेन डेटा इज लीनियर एंड इंटरप्रेटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। कि अगर आपको क्या है कि उसका बताना है कि ये मॉडल इस तरीके से कैसे काम कर रहा है, तब आप क्या करते हो, सिंपल मॉडल यूज करते हो। जैसे बोलते हैं ना कि मान लो कि आपको लोन नहीं मिल सकता, तो सामने वाला पूछेगा क्यों नहीं मिल सकता, तो आप क्या करोगे, लीनियर रिलेशनशिप के बेस पे देखोगे, तो आपको क्या होगा, बता सकते हो कि ये देखो इस तरीके से है, तुम्हारा ये चीज कम है, इसलिए हम क्या करें, तुम्हें लोन मिल जाए। लेकिन यही चीज डिसीजन ट्री या फिर क्या रहेगा, रैंडम फॉरेस्ट में आगे जाओगे, तो उसमें क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कि वो किस बेस पे डिसीजन ले रहा है, आपको पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। अब वो चीज आपको समझ में आएगा, तभी सामने वाले को समझा पाओगे। इसीलिए क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है। जैसे डीप लर्निंग में जाओगे ना, तो उसमें क्या होता है कि किसी को नहीं पता चलता कि वो काम कैसे करता है। जैसे आप बोलते हो कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, किसी को नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट करता है। अब वो पैटर्न किस तरीके से सीखा है, किसी को नहीं आइडिया। समझे? कि मान लो आप किसी भी चीज का आंसर किस तरीके से दे रहे हो, क्या सोच के दे रहे हो, मुझे पता चलेगा नहीं ना। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी भी या फिर कोई भी एआई मॉडल्स होते हैं, वो किस तरीके से उस पैटर्न को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, नहीं पता चलता। क्योंकि हमने क्या बोला है कि आप जितना भी कॉम्बिनेशन है सारा चेक कर लो, उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो ला के दे दो। तो वो क्या होगा कि जो भी कॉम्बिनेशन होगा डेटा के बेस पे, वो सारा कॉम्बिनेशन चेक करेगा। तो हमारा क्या है कि हम लोग उतना सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। और वो डेटा है क्या, कैलकुलेशन बेस पे है। तो कैलकुलेशन करके सारा चीज क्या करता है, निकाल लेता है। तो वही चीज क्या रहता है कि हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते एआई मॉडल से। नहीं, अगर आपके पास, हाँ सारा एनएलपी ही है। वो क्या कर, एनएलपी का मतलब होता है कि जो नेचुरल टेक्स्ट है ना, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और जो मशीन से रहता है उसको क्या करना, नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो वही हमारा एनएलपी होता है। ठीक है। अब उस चीज में क्या क्या प्रोसेस होता है, एनएलपी क्या है, हमारा चैट जीपीटी जो है ना, वो उसी पे है। तो एनएलपी हमारा एक ब्रॉड टर्म है, उसमें से क्या है, चैट जीपीटी हमारा एक मॉडल है। तो वो चीज रहता है। लिमिटेशंस क्या है, ये नॉन लिनियर पे नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन या फिर डिसीजन ट्री टाइप में जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास रिज रिग्रेशन होगा, जिसको एल टू बी बोलते हैं, है ना। रिज में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा एड ऑन करते हो कॉफिशिएंट, या फिर जिसको बोलते हैं पेनल्टीज। ठीक है। क्यों? हाँ, ताकि जो ओवरफिट हो रहा था उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है। तो सिंपली आपको वन लाइनर जो भी रहेगा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इंट्यूशंस, इसका मतलब क्या था कि आप क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो लॉस फंक्शंस व्हाइल पेनलाइज लार्ज वेट्स टू द मॉडल। मॉडल सिंपलर जो भी हमारे पास रहता है, बेस्ड ऑन द फीचर्स आप क्या करते हो, उसमें एरर ऐड करते हो। अगर आपके पास ज्यादा फीचर्स है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऐड होता जाएगा एरर। फीचर्स का में ऑटोमेटिकली क्या होगा, एरर भी कम ऐड होता जाएगा। एम 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 की जो वैल्यू रहती थी वो। कोडिंग सिंपल होगा। जितना ज्यादा आपके पास एम की वैल्यू होगा, तो क्या होगा, उसमें एरर की वैल्यू ऐड ऑन होगी। रिस्क का अगर आप इक्वेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके से रहता है, y इक्वल टू, रिमोट वहीं पे होगा, देख लो रिमोट है, या फिर बगल क्लास में लेके आ जाओ, क्योंकि ऐसे तो ऑन नहीं होगा। बगल वाली क्लास से लेके आ जाओ, किसी क्लास में से, एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये लाइन इक्वेशन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एरर कैसे कैलकुलेट होता था, तो हमारे पास एक्चुअल वाई, तो एक्चुअल आई माइनस प्रिडिक्टेड वाई, इस तरीके से लिखते थे। देन उसका होल स्क्वायर और उसका मीन और समेशन, इस तरीके से लिखते थे। अब ये मेरा प्रिडिक्टेड वाई किस तरीके से होगा, तो वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। तो
क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का चला जाएगा, और बाकी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब इसमें अगर ये क्या हो गया, एरर का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा मॉडल 100% एक्यूरेसी दे रहा है। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो सिंपली प्लस करके आप ऐड कर दोगे। मैंने बोला रिमोट बगल के क्लास से लेके आ जाओ, इस क्लास में रिमोट नहीं है। यहाँ पे रिमोट नहीं है, दूसरे क्लास में। तो अगर आप इस तरीके से ऐड करते हो सिंपल, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस के बेस पर अगर ऐड कर रहे हो तो ये हमारा कौन सा था, रिश्ता या लेसो, ये लेसो था। अगर आप इसी का स्क्वायर करते हो तो वो हमारा रिश्ता, समझे। तो सिंपली हम क्या कर रहे थे, इस एम की बेस पे सारा चीज कर रहे थे, मतलब एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे थे। इसी के साथ हमारा क्या था, एक लैम्डा था कि अगर आप इसको क्या करना, मैनिपुलेट करना चाहते हो, अपने हिसाब से बढ़ाना घटाना चाहते हो, तो क्या होगा, आप लैम्डा की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, ताकि क्या हो कि आप इसको कंट्रोल कर सको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपर पैरामीटर होता था, आप इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो रेस में हमारे पास एक अल्फा का आता था वैल्यू, तो वही हमारा क्या है, लैम्डा की वैल्यू है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कि अगर आपको रीज यूज करना है तो क्या कहते हैं, लीनियर मॉडल, इंपोर्ट रीज, और रीज में क्या रहता है, अल्फा, एक्स वाई और मॉडल। कोडिंग सबका सेम होगा, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो रीज हो रहा है, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स होंगे वो चेंज होगा, ठीक है। कोडिंग देखोगे तो यही 4 लाइन सब में आएगा, ठीक है, किसी में भी चेंज नहीं होगा। अब आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, है। हाँ, एडवांटेज, आप क्या कर सकते हो, ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हो, मल्टी कोलिनैरिटी को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। मल्टी कोलिनैरिटी का मतलब क्या हो गया, कि आपके पास क्या है, 2 कॉलम है, वो दोनों कॉलम का क्या है, कंट्रीब्यूशन सेम तरीके से दिख रहा है, या फिर 2 कॉलम मान लेते हैं हम। देखो ये हमारे पास x1, x2 और x3 है, ठीक है। अगर हम क्या करें, x1 और x2 के बेस पे मॉडल बना रहे हैं, तो जो हमारा एक्यूरेसी आ रहा है वो 70% आ रहा है। और हम क्या करें, x1, x2 और x3 लेके बना रहे हैं, तो भी हमारा मॉडल का एक्यूरेसी 70 आ रहा है, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, या तो फिर आप क्या करो, x1 और x3 के बेस पे बना रहे हो तो भी 70 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कि हमारे पास दोनों ये तीनों है, तो तीनों को जब आप यूज करते हैं तो भी 70 आ रहा है, अगर दो का किसी भी 2 कॉम्बिनेशन से यूज करें तो भी 70 आ रहा है। मतलब क्या है, कि 2 वैल्यू मिलके तीसरे वाले का भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कि मान लो 2 वेरिएबल से हमारा काम चल रहा है, तो तीसरे वाले को भी नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि एक्यूरेसी तो उतना ही आ रहा है, अगर हटा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा, आपको कैलकुलेशन रिड्यूस होगा। तो वो चीज हम क्या करते हैं, इसको ये हैंडल कर देता है। कैसे हैंडल करेगा, कि जो भी हमारे पास R2 स्कोर था, तो सिंपली ये एरर सिंपली क्या करता है, कि जिसके भी W की वैल्यूज होता है उसको वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। वो जीरो नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, जीरो के आसपास कर देगा। तो मान लो इसका क्या है, 0.5 था, इसका 0.8 था, और इसका 0.3 था। तो अगर आप क्या कहते हो, रिज या लेसो लगाते हो तो क्या करेगा, रिज लगाते तो क्या होता है, ये जीरो के आसपास होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 0.5 है तो ये 0.4 हो गया, मान लीजिए 0.8 है, वो 0.6 हो गया, और ये 0.3 है, इसको 0.01 कर दिया। इस तरीके से वो क्या करेगा, वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एम की वैल्यू। तो इससे क्या होता है, कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कि सारे को इंपॉर्टेंस देता है, बट क्या आता है, लेस हो जाता है थोड़ा सा, है ना। कि जिसका लेस था और भी लेस हो गया, जिसका क्या ज्यादा था उसका क्या है, थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे लेसो पे, लेसो में क्या रहता है, कि किसी फीचर्स को वो जीरो भी कर देगा, और किसी फीचर्स की वैल्यू को रखेगा। मतलब वो फीचर क्या कर रहा है, सिलेक्शन का भी काम कर रहा है। जीरो का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो एम की वैल्यू एक्स के साथ है और एम की वैल्यू जीरो कर दे, तो वो कॉलम पूरा तरीके से क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फीचर सिलेक्शन हो गया। तो हम लेसो अगर यूज करते हैं तो वो फीचर सिलेक्शन होता है। अगर आप रिज यूज करते हो तो ये हमारे पास क्या होता है, फीचर को रिड्यूस करते हो, लेकिन क्या कहते हैं, एलिमिनेट नहीं करते। अगर रिड्यूस करते तो क्या होता है, कि आपके पास जो भी मल्टी कोलिनैरिटी का कॉन्सेप्ट रहता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हैंडल हो जाता है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए हमारे पास RFP का होता है,
एक आर एफ ई होता है, एक और वैल्यू होता है, वो हम लोग भूल रहे हैं। तो इसके बेस पे क्या करते हैं, चेक कर सकते हो। जिसका आर एफ ई स्कोर क्या होगा, कि ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा या फिर 20 से ज्यादा होगा, उसको हटा देंगे। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, कि आपको अल्फा की वैल्यू क्या रखना है वो आप खुद से डिसाइड करोगे, मतलब ट्यूनिंग खुद से करोगे। ठीक है। देन लेस इंटरप्रेटेबल देन लीनियर इज। अगर लीनियर में भी 80% आ रहा है और रिज में भी 80% आ रहा है, तो हम किसको प्रीफर कर सकते हैं? हम्म? क्योंकि लीनियर इस रिज में क्या होगा, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर सेम क्या रहा है आपके पास, एक्यूरेसी रहा है, तो डायरेक्टली उसमें कर लेंगे। आलोक, क्या बताया, बताओ जल्दी से, एडवांटेज बताओ। राज। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम्म, अगर तुम नहीं सुन रहे तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? तो जब क्लास आए हो तो पढ़ लिया करो थोड़ा सा। यूज केस क्या है, कि जब मल्टीपोलैरिटी रहेगा डेटा सेट में, तब आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। लेसो जीरो कर देता है, रेस आपका रिड्यूस कर देता है। देन ये क्या करता है, डज नॉट, लिमिटेशन दिख रहा है, डज नॉट रिड्यूस इन रिलेवेंट फीचर टू जीरो। अगर ये क्या करता है, कि हमारा फीचर्स को वो एलिमिनेट नहीं कर पाता है, कि वो जीरो के आसपास कर देगा लेकिन एलिमिनेट नहीं करेगा। तो अगर आपको एलिमिनेट भी करवाना है, तो इसका अल्टरनेटिव कौन सा होगा? तो लेसो होगा। तो आप लेसो क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेसो क्या रहता है, सिमिलर टू रीज रहेगा, बट एड्स अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पेनल्टी विच कैन श्रिंक सम कोफिशिएंट टू जीरो। ठीक है। अगर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आप फीचर सिलेक्शन के बेस पे भी काम कर रहे हो। ठीक है। सिंपल इंडिकेशन है, इसका कोड भी आपके पास सिंपल है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, परफॉर्म्स फीचर सिलेक्शंस। अगर आपको फीचर सिलेक्शंस पे काम करना है तो डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, अवॉइड करता है ओवर फिटिंग को। डिसएडवांटेज क्या होगा, कि कभी कभी हो सकता है कि यूजफुल जो भी फीचर्स रहेंगे उसको भी वो एलिमिनेट करते हैं, है ना। एंड देन इसमें भी क्या रहेगा, ट्यूनिंग की नीड रहेगी। यूज केस कब रहेगा, हाई डायमेंशन डेटा से रहेगा विथ इरिलेवेंट फीचर्स। कि आपके पास क्या है, कि लग रहा है कि ये डेटा सेट है, इसमें क्या है, कि ज्यादातर क्या है, इनरिलेवेंट कॉलम्स है। तो उसको आप मैनुअली भी हटा सकते हो, और दूसरा इसका यूज करके भी हटा सकते हो। ठीक है। बाकी लिमिटेशंस क्या है, अंडर परफॉर्म इफ ऑल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, फीचर इसका यूज कर रहे हो, लेकिन सारे फीचर्स क्या थे, इंपॉर्टेंस थे, तो इसका यूज करोगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इलास्टिक नेट। इलास्टिक नेट होता क्या है, कॉम्बिनेशन, कि दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आएगा हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन बेस बैलेंस करता है स्पार्सिटी को एंड कोफिशिएंट स्ट्रिक्टनेस को। कि सिंपल इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या रहेगा, ये रहेगा अल्फा और L1 रेशियो। L1 का मतलब क्या हो गया, ये L1 के लिए हो गया, और ये L2 के लिए होता है, एक रिज के लिए और एक लेसो के लिए। ठीक है। देन मॉडल आप प्रेडिक्ट करते हो। अब इसका एडवांटेज क्या था, वर्क कब करेगा, वेल व्हेन मेनी फीचर्स आर कोरिलेटेड, कंबाइंड बेनिफिट्स ऑफ लेस एंड रेशो। डिसएडवांटेज क्या होगा, कि अगर आपके पास दो पैरामीटर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उसके बेस पे क्या है, दोनों का ट्यूनिंग करना पड़ेगा आपको, अल्फा के लिए भी और L1 रेशियो के लिए। ठीक है। देन यूज केस क्या है, तो टेक्स्ट डेटा पे ज्यादातर यूज करते हैं, फाइनेंस डेटा पे और हेल्थ रिकॉर्ड्स डेटा पे करते हैं। तब यूज करना चाहिए। यू हैव मेनी प्रिडिक्टर्स एंड नीड टू रेगुलराइजेशन। अगर आपके पास क्या है, प्रिडिक्टर्स, प्रिडिक्टर्स का मतलब क्या हो गया, कि एक साथ मल्टीपल चीजें आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। देन इसका डिसएडवांटेज अल्टरनेटिव नहीं है ना, कोई दूसरे मॉडल पे। देन पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। क्या लीनियर में क्या आता है, सिंपल एक पावर होता है। पॉली में क्या होगा, एक से ज्यादा पावर्स कर सकते हो। जैसे आपने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये मेरा लीनियर रिग्रेशन हो गया। अभी इसको क्या कर दोगे, एम एक्स एक्स का पावर 2 प्लस सी, इसका मतलब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, है ना। देन यही क्या करोगे, एम एक्स इसका क्यूब प्लस सी, ये क्या बनेगा, क्यूबिक। अब इसको किस तरीके से करते होगे, कि ये एक्स है, इसका एक्स स्क्वायर कैसे करते होंगे। तो सिंपली जो कॉलम है, कॉलम एक्स है ये, तो 1 2 3 है मान लेते हैं। तो इसका क्या करोगे, इस तरीके से अगर क्वाड्रेटिक यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो कॉलम की वैल्यू था एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो जितना वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक है। तो
तो ये क्या हो गया कि आपने क्वाड्रेटिक यूज कर दिया। इसी का क्या होगा क्यूबिक, तो क्या होगा इसी का क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज क्या रहता है डायरेक्टली होता है। अब इसका यूज केस क्या रहता है कि ये थोड़ा सा आपका कर्व क्या करता है, सॉरी लाइन को क्या करता है थोड़ा सा कर्व कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपल क्या रहेगा, क्योंकि ये कोई मॉडल नहीं है, ये क्या है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो एक्स के फीचर्स की वैल्यू को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो बेस्ड ऑन द पावर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्री प्रोसेसिंग और पॉलिनोमी फीचर्स, इसमें इसको इंपोर्ट करते हो और ये लीनियर पे ही काम कर लेते हैं। लीनियर पे काम कर लेंगे। पाइपलाइन, पाइपलाइन पता है क्या करता था कि आप क्या करते हो जो भी काम करवाना चाहते हो एक ही साथ करवा सकते हो। फिर मैंने बोला कि पहले वो क्या करेगा कि मेरे फीचर्स को इंक्रीज करेगा 2 डिग्री पे, मतलब क्या करेगा क्वाड्रेटिक बनाएगा, देन फिर लीनियर मॉडल अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये दोनों काम क्या होगा एक साथ हो जाएगा। तो बस इतना ही रहता है कोई भी बनाने के लिए। आप सिंपली क्या कर सकते हो पॉलिनोमियल फीचर्स को हटा के आप क्या कर सकते हो पहले स्क्वायर कर लोगे, देन क्या करोगे टेन टेस्ट कर लोगे, तो उससे क्या होगा सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। एडवांटेज नॉन लिनियरिटी के लिए करते हैं और सिंपल होता है कि जितना आपने पावर रख दिया वही क्या हो गया उसका इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन क्या है कि आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन है तो। डिसएडवांटेज क्या है कि ओवरफिट हो सकता है, दूसरा हार्ड टू इंटरप्रेट हो सकता है। मतलब ये इम्प्लीमेंट में इजी था लेकिन आपने पावर बढ़ाते गए तो उसमें क्या होगा इंटरप्रिटेशन आपका फिर नहीं हो कि आपने 2 3 4 5 क्यों रखा है, कि उसके बेस पे कुछ रीजंस नहीं हो पाएगा। तो उसमें क्या रहता है कि हार्ड रहता है थोड़ा सा। ये रहता है ग्रोथ प्रिडिक्शंस, देन कर्व फिटिंग प्रॉब्लम्स। कर्व फिटिंग प्रॉब्लम्स कोई एरिया होगा, बट ग्रोथ प्रिडिक्शंस क्या होगा किसी का अगर आप क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं तो क्या रहता था कुछ ग्राफ आपका सीधा जाएगा स्टार्टिंग में इस तरीके से फिर ऐसे जाएगा। तो ये किस टाइप का ग्राफ बना रहा है तो एक्सपोनेंशियल का बना रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया e⁻x, जो भी वैल्यू है वही क्या बन जाएगा उसका पावर बन जाएगा, ठीक है। देन फिर हम लोगों ने डिसीजन ट्री देखा था। डिसीजन ट्री क्या था नॉन लीनियर मॉडल था। अब इसमें क्या था हम क्या कर रहे थे कि स्प्लिट कर रहे थे डेटा इनटू ब्रांचेस बेस्ड ऑन द फीचर्स, एंड देन उसके बेस पे क्या रहता था कुछ थ्रेशोल्ड होते थे कि हर एक का क्या बनेगा डिसीजंस बनता था, जो हम लोगों ने कल देखा था। यहाँ पर डिसीजंस बनेगा और उसी डिसीजन के बेस पे होगा कि वैल्यू इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। और ये कब तक क्या होता है ब्रांच बनते रहता है जब तक का आपका प्रेडिक्शन ना आ जाए, ठीक है। ये तो ये क्या करता है रिकर्सिव बाइनरी स्प्लिटिंग करता है, फिटिंग पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शंस कि आपका डायरेक्टली क्या आएगा बाइनरी स्प्लिट होगा और ये क्या करेगा जब तक उसको डेटा ना मिल जाए मतलब आंसर ना मिल जाए तब तक वो चलेगा। इसको हम लोग यूज कैसे करते थे फ्रॉम एसक्यूएल डॉट ट्री, और ट्री से अंदर हम लोग क्या करते थे डिसीजन ट्री यूज करते थे, ठीक है। देन मॉडल सिंपल आप यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बाद में थोड़ा सा हम ऐड ऑन करेंगे। पैरामीटर्स कौन कौन से थे इसमें याद है? हम्म, इस पे सी नहीं था। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स थे लेवल, कि कितना आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से लेवल सेट करना चाहते हैं, ठीक है। लिव ट्री तो वो था, एंड नोड्स तो ये सारी चीज क्या है इसके पैरामीटर्स थे जिससे क्या हुआ कि आप इसको ओवर फिटिंग से बचा सकते थे। एडवांटेज क्या होता है कि नॉन लीनियर डेटा वो इजीली हैंडल कर सकता है और इजी टू विजुअलाइज होता है, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज क्या होगा चांसेस क्या रहेंगे ओवरफिट होगा विदाउट क्यूरिंग, क्यूरिंग मतलब पोस्ट और प्री का यूज करते हैं। सेंसिटिव टू द डेटा वेरिएशंस। यूज केस क्या है वही जो सिंपल हम लोग जितना भी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। देन कब हमें यूज करना चाहिए जब हमें इंटरप्रेटिव क्या है इंटरप्रेटेबिलिटी एंड नॉन लिनियरिटी जरूरत हो। नॉन लिनियरिटी का मतलब क्या हो गया कि जब हमारा मॉडल क्या हो रहा है लीनियर के बेस पे सेपरेट नहीं हो रहा तब हम इसका यूज करते हैं। बाकी अभी रैंडम फॉरेस्ट हम लोग देखेंगे। रैंडम फॉरेस्ट भी होता क्या है तो अगर मैं बता दूं तो ये डिसीजन ट्री का ही कंबाइन करते हैं। इसमें जो होता है सिंगल डिसीजन ट्री था, इस तरीके से हम क्या करेंगे जितना डिसीजन ट्री होगा हर एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अब उसमें से जो बेस्ट डिसीजन ट्री आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर बन जाएगा, समझ में आया? तो ये रैंडम फॉरेस्ट में करते हैं हम लोग। इम्प्लीमेंटेशन सेम होगा। ये क्या करता है हमारे लिए रिड्यूस ओवरफिटिंग बाय द एवरेजिंग मल्टीपल ट्रीज। ये देखेगा कि 5 ट्री में से जो हमारा एक्यूरेसी आ रहा था पहले वाले में 90 आ गया, एक बार डिसीजन ट्री बनाया 90 आया, 85 आया, 80 आया, देन 82 आया,
देन 85 आया, 86 आया, इस तरीके से आएगा। तो सबका एक एवरेज बेस पे जो मॉडल आएगा, मान लो 85 के बीच में, तो वही हमारा क्या आएगा, बेस्ट मॉडल बना देगा। जैसे हम लोग ट्यूनिंग कर रहे थे हाइपर पैरामीटर, तो सेम ये क्या करता है, आपके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के बेस पे काम करता है। तो सर सबको एक बार सबको सारे कॉलम्स को इक्वली रखेगा, उसके बाद नहीं नहीं, ये क्या करेगा, जो भी आपका डेटा है उसी को बार बार ट्रेन करेगा अलग अलग शफल करके, देन उसमें से जो बेस्ट आएगा कॉम्बिनेशन वो रख लेगा, और वही हमारा क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट हो जाता है। ये चीज आप डिसीजन ट्री में भी कर सकते हो, किसके थ्रू, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू, ठीक है। तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एन एस्टिमेटर दिख रहा है, ये बेसिकली बोलता है कि आप कितने डिसीजन ट्री बनाना चाहते हो। तो मैंने बोला इसके बेस पे 10 क्या 100 डिसीजन ट्री बनने चाहिए, अब उसमें से जो बेस्ट होगा वो मुझे दे दो। समझ में आया? तो ये इस तरीके से काम करता है। इसका एडवांटेज क्या होगा, कि सारे मॉडल से अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिसीजन ट्री को ही इंप्रूव करके उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन से वो ला के दे रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है मिसिंग वैल्यूज, और लेस ओवरफिटिंग होगा, कि ज्यादा ओवरफिट भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो एवरेजिंग करके देता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लोअर, स्लोअर मतलब, क्योंकि ये क्या करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, तो इस पे क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है। कंपटीशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मॉडल आपका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। देन लेस इंटरप्रिटेबल, लेस इंटरप्रिटेबल का मतलब क्या हो गया, कि आपको एक्सप्लेन करना रहेगा तो अच्छे तरीके से, जैसे मान लो एक कॉम्बिनेशन से मैंने डिसीजन ट्री अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बोला ये एक डिसीजन ट्री है, इसी तरीके से क्या होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन किस तरीके से बना रहा होगा, सेम उसी तरीके से सफल कर रहा होगा। तो उसको क्या किया मैंने, कि एक बार मैंने बताया, और जो दूसरा तीसरा चौथा जो ट्री बनता है, मैंने बोला एज इट इज बनता है, मतलब उतने अच्छे से बाकी वो ट्री को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया, लेस इंटरप्रेटेबल हो गया। क्या आप एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, लेकिन एक से दो ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद जो ट्री है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि एक्सप्लेन करने में क्या होगा, कि आपको बताना पड़ता है सारी चीजें। देन यूज कब करते हैं, कि आपके पास ज्यादा डेटा सेट है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, तब आप इसको यूज करोगे। मेडिकल डायग्नोसिस मतलब जितने भी एआई के बेस पे मेडिकल इक्विपमेंट बनते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। देन व्हेन और व्हाई यूज करते जगह क्या होगा, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन एक्सप्लेनिटी, कि कैसे काम कर रहा है मुझे उससे नहीं मतलब है, काम सही से होना चाहिए, समझे, कि कैसे पढ़ रहे हो नहीं मतलब है, लेकिन जब भी टेस्ट होगा तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर वो आंसर नहीं आ रहा है, तो आप अगर बोल रहे हो कि मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, तो भी नहीं पढ़ रहे। तो ये रहता है इसमें, कि आप क्या करोगे, कि जब आपका एक्यूरेसी मैटर्स करता है, तो जो हमारे पास मशीन लर्निंग में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी देता है वो रैंडम फॉरेस्ट ही है, ठीक है। हर एक चीज में अगर आप क्या करोगे, आंख बंद करके भी रैंडम फॉरेस्ट करोगे तो एक्यूरेसी देगा, लेकिन हर टाइम नहीं, कुछ डेटा सेट में भी डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, कि ओवर द 90% टाइम्स क्या होगा, रैंडम फॉरेस्ट आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी देगा, ठीक। अब इसी के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जो हम लोग असेंबल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज ग्रेडियंट बूस्टिंग, ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या होता है, कि आप क्या करते हो, एडेप्टिव मॉडल यूज करते हो। एडेप्टिव मॉडल का सिंपल मीनिंग होता है लर्निंग रेट्स, लर्निंग रेट्स। ग्रेडियंट पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या था, जैसे इस तरीके से मैंने एक दिखाया था, ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स थे, एंड देन ये मेरा एरर था, ठीक है। ये एरर क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इधर से भी करोगे तो भी रिड्यूस होगा, और बेस्ट ऑप्टिमल आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब आप क्या करते हो, 1 2 3 4 5 और 6, अगर आपने क्या किया, थ्री मॉडल के बेस पे बात किया, तो आपने थ्री कॉलम यूज किया, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, एरर सबसे कम आ रहा है ना? अब ये चीज कैसे पता चलता था कि हमें यहाँ से यहाँ तक आना है, क्योंकि रेंडमली आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ भी एरर हो सकता है, तो स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे भी एरर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहीं पे भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि मुझे किस साइड पे जाना है, तो हम लोग क्या करते थे, एरर को मिनिमाइज करते थे, सिंपल है ना। एरर को मिनिमाइज करेंगे, एरर को मिनिमाइज कैसे करते थे, तो वाई और वाई प्रेडिक्टेड क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू हमारा मिनिमम होना चाहिए। अब ये वैल्यू मिनिमम कैसे होगा, तो इसी के ऊपर हम लोग डी बाई डी एक्स लगाते थे, है ना, याद है। डी बाई डी एक्स क्या करता था, कि इस इक्वेशंस में मिनिमम कहाँ पे होगा एरर, वो एक ही बार में मिल जाता था, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास क्या होगी, एक ही बार में मिल गया। फिर क्या करेंगे आगे स्टेप्स, इस तरीके से एक बार में मिल गया, लेकिन क्या होगा, कि आपने जो रेंज दिया था,
कि हो सकता है आपने इस तरीके से यहाँ तक दिखाया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते तो हो सकता था और मिनिमम आपको यहाँ पे मिल जाता। तो ये क्या होता है, ओवरफिट हो जाता है सॉरी, आपको क्या होता है, लोकल मिनिमम मिल जाता है कि आप एक ही मिनिमम में काम चला रहे हो सकता है कि आपने क्या करते, नंबर ऑफ कॉलम्स और बढ़ाते, जिसने आप क्या किया, यहाँ पे 6 है, आप क्या करते 10 करते, तो आपका मॉडल और भी इंप्रूव हो सकता था, है ना। तो ये चीज क्या रहता है कि आप कॉम्बिनेशन चेक करते हो, तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें से बिठा के रखते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ के बीच में रखना है। और दूसरा कि ये जो वैल्यूज होगा कितने से रिड्यूस होगा, कितने से इंक्रीज होगा, समझे। एरर अचानक मैंने क्या किया कि जो भी इक्वेशन यहाँ पे लगाया वो क्या होगा, 10 टाइम्स रिड्यूस होना चाहिए, तो जितना एरर आएगा वो 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, अचानक 10 टाइम्स तो क्या होगा, ये आपका स्किप हो सकता है। अगर छोटा वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, एरर धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये चीज को हम लोग बोलते थे ग्रेडियंट, ठीक है। सिंपल ये क्या रहेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ स्टेप लेते हो कि एरर धीरे धीरे रिड्यूस हो, या फिर वो क्या हो, लार्ज वैल्यू के बेस पे रिड्यूस हो। तो वो जो वैल्यू रहता था वो किसके बेस पे डिफाइन होता था, तो एक हम लोग बोलते थे लर्निंग रेट, कि जो उसका स्टेप होगा वो क्या होगा, तो हम लोग ने लर्निंग रेट के बेस पे किया। तो ये लर्निंग रेट क्या रहता है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रेडियंट, तो आपका जो यहाँ पे लर्निंग रेट रहेगा वो क्या रहेगा, एडेप्टिव मॉडल्स के बेस पे रहेगा। एडेप्टिव क्या रहता है कि जहाँ पे जितना स्पीड होना चाहिए उसके बेस पे रहेगा। मतलब कि अगर क्या है, एरर बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा, लार्ज स्टेप लेगा, अगर जहाँ पे एरर कम है तो क्या करेगा, अपना स्टेप छोटा कर देगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भीड़ रहता है तो स्लो हो जाते हैं, जहाँ पे क्या रहता है पूरा खाली रोड रहता है तो क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो सेम चीज आपका क्या करता है, एडेप्टिव मॉडल्स करते हैं कि ग्रेडियंट में क्या होगा, क्या अल्फा होगा वो, सॉरी क्या लर्निंग रेट होगा वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कहाँ पे हमें फास्ट जाना है, कहाँ पे क्या जाना है, स्लो जाना है। तो ये हमारा क्या रहता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग जिसको बोलते हैं। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएंट रहते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग के ही सारे वेरिएंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो तो एक्सी बूस्ट, रिग्रेशंस, तो इसके बेस पे हमारे पास क्या होगा, अलग अलग असेंबल टेक्निक्स होंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी के क्या होता है, 5-6 वेरिएंट होते हैं। तो ये क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट से ज्यादा एक्यूरेसी देता है, बट क्या होगा, ज्यादा टाइम लगाएगा, कि वो क्या कर रहा है, लर्निंग रेट भी खुद से डिसाइड कर रहा है, तो उसमें और टाइम लगता है। अब उसी में अलग अलग वेरिएंट होते हैं। तो जो सबसे इजी सबसे फास्ट होता है वो लाइट जीबीएम होता है। लाइट नाम से रखा कि वो क्या है, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर ही है, लेकिन क्या है, लाइट वेट का है, मतलब वो फास्ट रहेगा, ठीक है। अब इसको यूज करने का सिंपल तरीका क्या होता है, असेंबल, क्योंकि हमने अभी असेंबल पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये क्या है, जितने भी ग्रेडियंट वाले हैं असेंबल वाले हैं, ठीक है। असेंबल से क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर यूज कर रहे हैं। यूज करने का सेम तरीका है, ये क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो एक्सीलेंस होगा, ठीक है, कि आपको एक्सीलेंस अच्छा खासा मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी वो इजीली क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, सेंसिटिव टू हाइपर पैरामीटर्स, अगर आपने कुछ भी ऐसा डेटा डाल दिया जिसके बेस पे क्या होगा कि आंसर नहीं आना चाहिए या फिर आना चाहिए, तो क्या होगा कि आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। हाइपर पैरामीटर आपको सोच समझ के यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। स्लोअर टू द रैंडम फॉरेस्ट, ये क्या होगा, स्लोअर हो जाएगा रैंडम फॉरेस्ट के, कि जितना ज्यादा डेटा होगा वो और स्लो हो जाएगा। कब यूज करना चाहिए, जब क्या करना है, यूज व्हेन यू वांट टू बेस्ट एक्यूरेसी, जब आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी चाहिए तब क्या करते हो, ग्रेडियंट बूस्टर का यूज करोगे, ठीक है। देन सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर्स आपको पता है क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या था, इट टू हाई डायमेंशन, आपके पास डायमेंशन ज्यादा तब यूज कर सकते हो। रोबस्ट टू आउटलायर, अगर आउटलायर है तो भी ये क्या करेगा, ट्रीट कर लेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा लार्ज डेटा सेट के लिए, और रिक्वायर रहेगा क्या, फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग क्या होता था, नहीं फीचर स्केलिंग क्या था, बताइए। हाँ, मीन मैक्स स्केलर करते थे, स्टैंडर्डाइजेशन स्केलर करते थे, मतलब रेंज में कन्वर्ट करना। तो इसमें क्या होगा कि आपको फीचर स्केलिंग रिक्वायर्ड रहेगा, कि हम क्या करते हैं, कंपटीशन ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, 0 से 1 2 के बीच में चेंज कर लेंगे सारे को। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या रहेगा, रोबस्टनेस एंड नॉन लीनियर के बेस पे आपको काम करना है। बाकी न्यूरल नेटवर्क अभी हम लोग डीप लर्निंग में पढ़ेंगे। बाकी इतना मॉडल था, सब सारा का कॉम्पेरिजन यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी केएनएन लास्ट में आते हैं। केएनएन आपको पता है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अगर आप रिग्रेशन के लिए यूज करोगे तो क्या करोगे, के नियरेस्ट रिग्रेशन। इसका मेन रहता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिंपल होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे काम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजी लर्नर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है,
कि आपके पास जो भी डेटा है उसी में से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और वो जिसके नियरेस्ट होगा वही उसका क्या होगा, प्रिडिक्शन हो जाएगा। समझे? तो इसलिए कहता है कि इसमें ट्रेनिंग टाइम लगता ही नहीं। सिंपल क्या हो गया, इसीलिए इसको क्या होते हैं, लेजी लर्नर्स होते हैं। देन ये क्या करता है, नॉन लीनियर हैंडल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, तो जिधर कम डिस्टेंस होगा उधर क्या होगा, वो उसका प्रिडिक्शन होगा। ये किसके लिए बेस्ट होता है, स्मॉल डेटा सेट के लिए, स्मॉल टू मीडियम। अगर इससे ज्यादा डेटा सेट है तो आप क्या करोगे, वो यूज नहीं कर पाओगे। स्लो एट द प्रिडिक्शन टाइम। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रिडिक्ट करोगे तो पूरे डेटा से क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। ठीक है। सेंसिटिव टू द के बेसिकली क्या होता था, बताओ गुरप्रीत, कुछ तो बताओ। रिवीजन ही करवा रहे हैं। के की वैल्यू होती थी कि आप कितना पॉइंट, डेटा पॉइंट्स लेना चाहते हैं जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से रहता था। क्लास वन, क्लास टू। अब हर एक क्लास से कितना वैल्यू लेना चाहते हो, मैंने बोला 5, तो इससे भी 5 डेटा आएगा, इससे भी 5 डेटा आएगा, और कैलकुलेट होगा डिस्टेंस। एंड देन जिसका डिस्टेंस कम होगा वही हमारा क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा। बाकी सेम चीज क्या होगा हमारे पास, क्लासिफिकेशन के लिए होगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला मॉडल हमारे पास क्या था, बताओ नीतीश। क्लासिफिकेशन का सबसे पहला मॉडल, देख रहे हो, आलोक बता रहा है तुम्हें, फिर भी तुम नहीं बता रहे हो। नहीं, आजकल आलोक पढ़ रहा है धीरे धीरे। कि सिंपली सबसे पहला जो हमारा मॉडल था वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता क्या था, तो जो लीनियर इक्वेशंस था उसी का यूज करते थे, और उसके ऊपर हम क्या यूज कर लेते थे, तो सिग्मॉइड फंक्शंस यूज कर लेते थे बस। सिग्मॉइड फंक्शंस करता क्या था, कि जो भी वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, और उसका जब भी सम करोगे तो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। अगर सम हमेशा 1 होगा तो हम क्या करते हैं, उसको एज अ क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात हो जाएगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें क्या करेंगे, बोल देंगे कि ये इस क्लास पे, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी वो क्या होगा, उस क्लास पे नहीं होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस पे चलता था। ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट क्लास यूजिंग अ लॉजिस्टिक फंक्शन। लॉजिस्टिक फंक्शंस को ही क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन सेम होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लीनियर मॉडल से आप क्या कर रहे हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो। देन बस मॉडल का ऑब्जेक्ट और फिट। ठीक है। इंट्यूशन क्या होता है इसका, कि अगर आपका जो भी पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के बेस पे सेपरेट हो रहा है तब आप इसका यूज कर लें। ठीक है। कि जो भी आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन के बेस पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और वो किसके बेस पे होगा, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बेस पे होगा। एडवांटेज, फास्ट है, इफिशियंट है, वर्क वेल ऑन द लीनियरली सेपरेट डेटा, देन प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट रहता है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी में आउटपुट देगा। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, कि ये लीनियर में अच्छे से काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि नॉन लीनियर में अच्छे से काम नहीं करेगा। सेंसिटिव टू आउटलायर, जिस तरीके से जितना भी लीनियर होता है सारी चीजें क्या रहती है, सेंसिटिव रहता है आउटलायर के बेस पे। एज्यूम इंडिपेंडेंस ऑफ द फीचर्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता था, कि हमारा एक जो कॉलम्स थे किसी दूसरे कॉलम में डिपेंडेंट नहीं होनी, मतलब मल्टी कॉलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए बस। यूज केस क्या रहेगा, सिंपली जितने भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, जैसे स्पैम डिटेक्शन हो गया, डिफॉल्टर्स, बोलते हैं ना कि 3 स्कोर हुआ या नहीं हुआ, तो 75 होगा या तो नहीं होगा, है ना? तो वो चीज क्या होगा, प्रेडिक्शन के बेस पे, क्लासिफिकेशन के बेस पे होगा। देन एडमिशन प्रेडिक्शन, कि आपका जितना स्कोर आया है उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा नहीं होगा किसी कॉलेज पे, आप वो प्रेडिक्ट करके देख सकते हो। देन हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमारे पास क्या हो, डेटा सेट लीनियरली सेपरेट हो सके। ठीक है। और जब आपको क्या करना है, इंटरप्रेटेबिलिटी के बेस पे काम करना रहेगा, मतलब आपको रिक्वायर्ड रहेगा कि इसको समझाना भी। ठीक है। कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, कि अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा।
मतलब ये नॉन लीनियर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? तो सिंपली किसी नॉन लीनियर मॉडल पे स्विच हो जाओगे, लाइक रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री या एसवीएम, किसी में भी जा सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने मॉडल देखा था वो कौन सा था? केनन था। केनन सिंपल जो वहां पे बताया एज इट इज होगा। ठीक है, वहां पे एवरेज करता है और यहाँ पे क्या करेगा? वोटिंग करेगा। वोटिंग मतलब जिसका प्रेडिक्शन में वैल्यू ज्यादा आएगा। ये इंस्टेंस बेस होता है। ठीक है, जो जिसको मेजोरिटी वोट मिलता है नियरेस्ट नाइबर से, वही क्या हो गया? उसका क्लास हो गया। ठीक है, कोड एकदम सिंपल है कि आप के नाइबर क्लासिफायर लिखते हो और उसमें नाइबर कितना डिसाइड करना चाहते हो और उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो जब भी हमारा के होता है वो हमेशा क्या होता है? ऑड रखते हैं। ठीक है, इंट्यूशन क्या होगा? कि आपके पास जितना भी डेटा होगा ट्रेनिंग डेटा सेट, उसको स्टोर करना पड़ता है और उसके बेस पे क्या रहता है? क्लोजेस्ट वैल्यू चाहिए होता है, तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके भेज लेते हैं। एडवांटेज क्या होगा? जो वहां पे था वही होगा। सिंपल, ट्रेनिंग टाइम में कोई भी टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ट्रेनिंग लेता ही नहीं। देन नॉन पैरामीट्रिक है, क्योंकि हमें पता है नॉन पैरामीट्रिक किसको बोलते थे? आयुष, नॉन पैरामीट्रिक किसको बोलते थे? आरव, नॉन पैरामीट्रिक बोल गए? किशन, कि जिसमें क्या होगा, कोई भी आपके पास ऐसा पैरामीटर नहीं होगा जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते। समझे? फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? y2 - y1 प्लस x2 - x1। तो इसमें आपके पास कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो इसमें आप चेंजेस कर सको। लेकिन यही लाइन इक्वेशन देखोगे तो क्या रहता है? एम और सी रहता है, जो क्या करते हो आप? चेंज करते हो। तो जिसमें चेंजेबल होता है उसको पैरामीट्रिक बोलते हैं, और जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते डायरेक्टली फॉर्मूला बेस, वो क्या रहेगा? नॉन पैरामीट्रिक रहेगा। ठीक है, तो जो हम लोग बताया कि एनएस जो के का जो था वैल्यू, ये इसका पैरामीटर का छोड़ दिया और एन नेबर्स जो है, हाँ सर ये कैसे होता है? क्लास में तीन नेबर्स में तीन नेबर कैसे करेगा? ग्राफ में कैसे करेगा? तो दो तरीके से चलता है कि मान लो आपका जो प्रिडिक्शन करना है, इस पॉइंट को प्रिडिक्ट करना है और आपके डेटा सेट में कुछ इस तरीके से डेटा है। ठीक है, और आपने बोला k = 3, तो अब क्या करेगा? जो भी इसके पास नियरेस्ट वैल्यू होगा उसका निकालेगा। अब इसको कैसे पता चलता है कि नियरेस्ट कौन सा होगा? तीन पॉइंट्स को पहले से नियरेस्ट तीन पॉइंट, हाँ वो कैसे पता चला कि नियरेस्ट को ही उठाना है? तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो? एक बॉल ट्री था और केडी ट्री था, याद है? इसके दो एल्गोरिथम रहते हैं, एक बॉल ट्री एक केडी ट्री। बॉल ट्री का सिंपल मतलब होता है कि अपने हिसाब से एक रेडियस ले लेगा। अब इस रेडियस में क्या है? देखेगा तीन वैल्यूज आ गए, नहीं है तीन वैल्यू आ गए तो यहीं तक रहेगा। अगर नहीं आया तो फिर से क्या करेगा? एक और रेडियस बनाएगा। जैसे तीन वैल्यू आएगा कैलकुलेट करेगा। अब उसमें से देखेगा कि ये क्लास 1 वाला है, ये क्लास वाला 1 वाला है और ये क्लास 2 वाला है। तो इसको किस क्लास में डालना है? तो क्लास 1 में डाल देना। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी किसकी आ रही है? क्लास 1 वाले की आ रही है। दूसरा क्या होता है कि आप ट्री के बेस पे कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक देखा, देन इसके बाद क्या है? इसके आसपास कोई है तो उसके आसपास की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देन इसके आसपास कोई वैल्यू है तो उसके आसपास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होता है? केडी ट्री होता है और एक केडी बॉल होता है। केडी बॉल मतलब ये आप सर्कल के बेस पे बात करते हो। इंट्यूशन क्या रहेगा? कि आप ट्रेनिंग डेटा सेट्स क्या करते हो? स्टोर करते हो। देन डिसएडवांटेज स्लो रहेगा, लार्ज डेटा के साथ सेंसिटिव रहेगा, इरिलेवेंट फीचर्स के साथ, और नीड रहेगा गुड डिस्टेंस मैट्रिक्स। मतलब आप अच्छा फॉर्मूला यूज करो। जैसे तीन फॉर्मूला थे डिस्टेंस का, कौन कौन सा था? इक्लूडियन, मैनहट्टन और मिनकॉस्की। मिनकॉस्की क्या था? दोनों का कॉम्बिनेशन था। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं तब करते हैं। हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन बनाओगे तब करोगे। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है नीतीश? रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है? एग्जाम्पल, सोनल आप बताओ। नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स में एक मूवी देखते हो, उसी के बेस पे क्या आता है? नीचे आपको रिकमेंडेशन आता है कि नेक्स्ट मूवी ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो वही हमारा क्या होता है? रिकमेंडेशन सिस्टम होता है।
जैसे ई कॉमर्स साइड में क्या करते हो, कुछ भी बाय करते हो उससे रिलेटेड क्या आता है, आपको रिकमेंडेशन आता है कि अगर आप ये बाय कर रहे हो तो ये भी बाय कर सकते हो। तो ये सारा चीज रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। ठीक है। कब यूज करना चाहिए, जब हमारे पास स्मॉल डेटा हो, मीडियम डेटा सेट हो, तभी हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, कि आप इसको लार्ज डेटा सेट पे कभी भी ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रेनिंग टाइम लेता नहीं, ये कैलकुलेशन टाइम लेता है। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा कैलकुलेशन टाइम। आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा एल्गोरिदम यूज कर सकते हो, जैसे केडी ट्री का यूज कर सकते हो या फिर बॉल ट्रीज का यूज कर सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, डायमेंशन से रिड्यूस कर सकते हो। डायमेंशन रिड्यूस का सिंपल मतलब होता है कि अगर आपने 10 कॉलम रखा है, तो क्या सेम एक्यूरेसी हमें 5 कॉलम से मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो उसी 10 कॉलम को 5 कॉलम में रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन टाइम कम हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉलम क्या करें, रिड्यूस करें, 10 से आपने 5 कर दिया, तो कुछ फीचर्स भी जाएंगे आपके। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन क्या रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है। देन फिर हमने बताया था डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या था, कि आप नोड के बेस पे बात कर रहे थे, याद है, आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो इस तरीके से नोड आ रहा था। तो हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो नोड के बेस पे था, कि आपने क्या किया, कि वो मेरे नियरेस्ट है या नहीं, अगर नियरेस्ट है तभी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि जॉब आ रही है लेकिन वो दिल्ली का होगा तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा, कि वो देखेंगे फुल स्टैक का है या फिर डेटा साइंस का है ना। फिर देखेंगे डेटा साइंस में क्या है, फ्रेशर्स का है कि एक्सपीरियंस का है। फिर देखेंगे फ्रेशर्स में सैलरी कितनी मिल रही है ना। तो उसके हिसाब से क्या करते हो आप, मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे लास्ट में फाइनल करते हो कि ये जॉब आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो यही क्या रहता है आपके पास, डिसीजन ट्री के बेस पे रहता है। अब इसमें मैंने रहता है 3 4 चीजें कैलकुलेट होती है। पहला, रूट नोड कौन सा होगा, है ना। कि पहला कैसे पता चलता है कि कौन सा हमें पहला लेना चाहिए था, कि पहले हमें नियरेस्ट के बेस पे लेना चाहिए था, या पहले हमें जॉब के बेस पे लेना चाहिए था, या तो सैलरी के बेस पे लेना चाहिए था। तो ये कैसे डिसाइड होता था, तो प्योरिटी के बेस पे होता था। प्योरिटी होती क्या थी, कि कितना एग्जैक्टली हमारा क्या हो रहा है, दो डेटा सेपरेट हो पा रहा है। मान लो हमारे पास कुछ डेटा था इस तरीके से, मिक्स था, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इम्प्योर डेटा। मतलब कुछ ने दोनों क्या है, आपस में मिक्स है। प्योर कैसे कर सकते हो, तो मैंने कुछ कंडीशंस लगाया, तो ये क्या होगा, कि सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें दो डेटा ये आ गया और ये दो आ गया। इसमें कितने बच गए, एक ये आ गया और ये दो चले गए। ठीक है। तो अभी भी क्या है, ये प्योर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, प्योरिटी आपको दिख रही है कि पहले जितना इम्प्योर था, अब उससे क्या थोड़ा सा प्योर, मतलब कि सेपरेट हो पा रहा है। क्या हो गया, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो लैपटॉप में जब इधर बता रहे हो, तो बताओ, आ रहा हूँ। तो इधर देख लो, इधर बता रहे हैं अभी। गुरप्रीत, नहीं, हाथ तो माउस में है, क्लिक बेस चल रहा है, अभी भी क्लिक बेस चल रहा है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। क्यों, यहाँ से नहीं दिख रहा है क्या, तो फिर जब यहाँ से दिख रहा है तो फिर वहां पे क्यों देखना। रिवीजन इसीलिए करवा रहे हैं ताकि क्या हो, धीरे धीरे आपका माइंड मेकअप हो इन चीजों पे, समझे। जब आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा, बताओ। तो ये डिसीजन ट्री क्या रहता है, क्लासिफिकेशंस में ईच नोड के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं जो फीचर्स रहता है। और सारे ब्रांच में क्या होता है, कुछ डिसीजंस रूल्स होंगे। उसके बेस पे क्या होगा, कि आपका आगे सेपरेट होगा। जैसे सेपरेट होगा, कब तक सेपरेट होगा, जब तक ईच लीफ में क्या हो, उसका क्लास के लेबल ना आ जाए, कि उसको जॉब अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो वही हमारा क्या था, लेबल था, यस और नो। तो जैसे वो प्रिडिक्ट होगा वहां पे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। वो चीज हम कैसे अप्लाई करते थे, सिंपल, अभी तक जितना भी देखोगे ये 4 लाइन का कोड होगा। ठीक है। बाकी हमारे पास इसके पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग, और इसके बाद जो रहता है वो एक्यूरेसी मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है। एक्यूरेसी मैट्रिक्स का तो ये फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हो, और अप्लाई करने के लिए बस कोड इतना ही होता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये जो भी डेटा रहता है उसको क्या करता है, रिकर्सिवली क्या करता है, एलिमिनेट, स्प्लिट करता है।
किसके बेस पे करता है? तो प्योरिटी के बेस पे करता है। और वो कैसे चेक होता है? तो गिनी और इंट्रोपी के बेस पे होता है। ठीक है। अगर गिनी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी मतलब वो क्या है? इम्प्योर है। अगर वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब क्या हो गया? वो प्योर हो गया। और प्योर हो गया तो क्या होगा? वहीं पे हमारा क्या होगा? ट्री स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। एडवांटेज क्या था? इजी टू इंटरप्रेट था, कि आप बता सकते हो किस तरीके से इसमें डिसीजन चल रहा है। एंड कौन सा? आइगन वैल्यू सॉरी इंफॉर्मेशन गेन। वो होता था कि हमें रूट नोड क्या रखना है। कि मान लो आपका रूट नोड कौन सा कॉलम होगा, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। कैसे डिसाइड होगा? तो मैं इसी बात करता हूँ, उसमें रैंडम फॉरेस्ट में तो होता है ये बेस पे बता रैंडम फॉरेस्ट का ये होगा तुम्हें। हाँ, कि वो हर एक कॉलम की जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको पहले लेगा, तो उसके कम वाले को लेगा। तो वो जो अलग अलग मल्टीपल बनाता है ना डिसीजन ट्री, तो हर एक कॉलम को रख करके देखेगा। हाँ, वो हर तरीके से रख के देखेगा। बट उसमें सिर्फ बेस्ट रहेगा ना वो रखेगा। देन उसके बाद का जो कॉलम होगा उसको डिसाइड करेगा कि इसके बाद ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। इस तरीके से चलेगा। देन इसके बाद क्या होगा कि क्या रखना चाहिए, इसके बाद ये रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। समझे? और इसमें इस तरीके से नहीं चलता है कि जो हम लोग जितना भी डिसीजन बनाते हैं ना, सिंपल जो डिसीजन ट्री का रूल है उसी को फॉलो करता है। लेकिन उसमें जो डिसीजन ट्री ऐड करते हैं वो सिक्वेंशियल होगा या फिर पैरेलल होगा। ठीक है। मतलब मान लो आपको मैंने क्या किया, एक डिसीजन लेने के लिए बोला कि बताओ कि डिसीजन ट्री होता क्या है। तो आपने आंसर नहीं किया तो मैंने दूसरे को पास किया, उसने आंसर दे दिया। फिर मैं क्या करूंगा? डिसीजन ट्री में जो पैरामीटर्स थे, कौन से पैरामीटर्स? हाइट, क्या बोलते थे, लेवल का, वो क्या होता था? तो मैंने दूसरे से क्वेश्चन पूछा, वो नहीं बताया। फिर तीसरे से पूछेंगे, तीसरा आंसर सही करेगा। तो फिर क्या हो रहा कि पहले हमारे पास क्या था? इम्परफेक्शन ज्यादा था। मैंने क्या किया? एक ट्री से आंसर पूछा, वो कुछ क्या करेगा? सही बताएगा और कुछ गलत बताएगा। तो जो गलत होगा उसको आगे पास कर देंगे नेक्स्ट ट्री में, नेक्स्ट डिसीजन ट्री में जाएगा। वो भी क्या करेगा? कुछ ना कुछ सही बताएगा और कुछ गलत बताएगा। फिर उसको भी क्या करेंगे? नेक्स्ट ट्री में पास कर देंगे। अब वो क्या करेगा? ये भी कुछ सही बताएगा और कुछ गलत बताएगा। तो ऐसा कितना कर सकते हैं? तो हम अपने हिसाब से वो सेट करते हैं कि कितने ऐसे डिसीजन ट्री होने चाहिए। समझे? तो ये सिंपल होता है कि आप एक बाइनरी के बेस पे क्या करते हो? मल्टीपल ट्री होते हैं। ये जो हमारा है ये सीक्वेंस में भी हो सकता है और पैरेलल में भी हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है? सिंबल में बैगिंग और बूस्टिंग होता है। ठीक है। एक जो बैगिंग होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है, सॉरी सीक्वेंस में होता है। जो बूस्टिंग होता है, ये बैगिंग जो हमारे पास होगा वो पैरेलल होगा, और जो बूस्टिंग होगा वो सीक्वेंस में होगा। ठीक है। वो भी अगर हम लोग देख लेंगे। जैसे कि हमने एक डिसीजन बना लिया, ठीक है, उसके बाद फिर हम रैंडम फॉरेस्ट बना रहे हैं उसके अंदर, तो अलग अलग है ना, तो आईसी वैल्यू कुछ होगी ना? नहीं, सब कुछ पूरे पैरामीटर वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करता जाएगा। अच्छा। कि मान लो फर्स्ट टाइम में जो हमने किया, ठीक है, नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो। जैसे एक डिसीजन ट्री बना, अब आपने बोला कि फीचर्स वन यहाँ पे एक्स वन ही है, कि जो दूसरा ट्री बनेगा कि ये एक्स वन ही रहेगा कि कोई दूसरा होगा, है ना? तो सिंपल क्या रहता है कि वो दोबारा एक्स वन ही होगा। ठीक है। बट इसमें क्या रहेगा कि जितने भी करेक्ट आंसर आए थे वो अलग हो जाएगा। जो इनकरेक्ट था अब वो आगे पास होंगे। ठीक है। अगर वो देखेगा एक्स वन के बेस पे ज्यादा सेपरेट कर पा रहा है तो उसी को रखेगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो कोई दूसरा कॉलम ले लेगा। ठीक है। तो उसके बेस पे क्या करेगा? आगे जाएगा। फिर जितने भी सही आए हैं उसको रख लेगा, जो गलत आंसर आया उसको क्या करेगा? नेक्स्ट ट्री पे पास कर देगा वो। ठीक है। तो ये क्या होगा? सीक्वेंस चलता रहेगा। कितना चलेगा तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो। जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 100 होता है। क्या आप क्या करते हो? 100 इस तरीके से ट्री लगाते हो। ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा सा। ये हो गया। देन रेंडम फॉरेस्ट चाहिए था, तो इसका भी एडवांटेज देख लेते हैं फिर डिटेल में देख लेंगे। ये क्या है? असेंबल टेक्निक है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपके फीचर्स इनलिमिटेड। इंट्यूशंस क्या होता है कि आप जितने भी लेते हो सबका एवरेज कर लेते हो। मल्टीपल ट्रीज लिया, जो उसका बेस्ट आ गया उसका एवरेज ले लिया, वही हमारे क्या हो गया? आंसर हो गया। एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मिसिंग वैल्यू हैंडल कर सकता है, रिड्यूस करेगा ओवरफिटिंग का। डिसएडवांटेज क्या होगा? लेस इंटरप्रेटेबल होगा, एंड देन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा, कि इसमें कंप्यूटेशन अच्छा खासा चाहिए। यूज केस सिंपल, जितने भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कब यूज करना चाहिए? जब हमारे पास क्या है? एक्यूरेसी मैटर करता है, और इंटरप्रेटली क्या होता है? लेस रहता है। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? लेस ट्रांसपेरेंट, कि वो क्या कर रहा है कि इस तरीके से वो क्या कर रहा है कि अगर मैंने अभी बताया
कि जितने भी एक्यूरेसी है वो रख रहा है, जो इनएक्यूरेट आंसर है उसको आगे पास करता जा रहा है। तो किस बिहाफ में कर रहा है, वो आपके पास क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कि उसने जो डिसीजंस लिया है वो कैसे लिया है, मतलब कितना क्राइटेरिया रखा है। कि जैसे मैंने बोला कि सैलरी, तो मैंने बोला कि 80 से ज्यादा होगा तभी मैं क्या करूंगा, आगे जॉब करूंगा। तो ये आप क्या करो, यहाँ पे आपको पता है, लेकिन वो डिसीजन के बेस पे आपको वहां पे नहीं पता चलता, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्री प्रिंट करवाना पड़ेगा, एंड देन वो डिसीजन देखना पड़ेगा, देन क्या करते हैं सामने वाले को बताते हैं कि हमने कितने के बेस पे ये वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, तो ये चीज रहता है, तो ये लेस इंटरप्रिटेबल हो जाता है थोड़ा सा। देन एसवीएम आपको पता है कि बेस्ट होता है, सेपरेट करता है क्लासिफिकेशन के बेस पे, और किसके बेस पे, तो मार्जिन के बेस पे, है ना, कि जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतना ही क्या होगा, हमारा बेस्ट फिट लाइन होगा। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या आता है, कैरनाल थे, कैरनाल के ही बेस पे होता है कि हमारा लाइन क्या होगा, कर्व होगा, देन स्ट्रेट होगा, या फिर क्या होगा, पॉली होगा। देन इसका इंट्यूशन क्या रहेगा, फोकस टू हार्डेस्ट टू क्लासिफाई पॉइंट्स नॉट ऑल पॉइंट्स। सिंपल होता है कि आपके पास जो डेटा आता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, कि मान लो आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया मैथमेटिकली, अब वो क्या होगा, किसी और डायमेंशन में चला जाएगा। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्या था, एस पी एम करना, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको डेटा सेट दिख रहा होगा कि रियल वर्ल्ड में इस तरीके से डेटा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, कोई भी कर्नल मेथड अप्लाई कर दिया, मान लो हमने क्या किया, आरबीएफ का यूज कर दिया। तो जैसे आप आरबीएफ को करोगे तो आपका जो विजुअलाइजेशन 3D में होगा सेम डेटा का कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सेपरेट कर सकते हैं एक प्लेन से। यहाँ पे क्या था कि आपको इस तरीके से एक सर्कल बनाना पड़ता था, कि आपको नॉन लीनियर फॉलो करना पड़ता था। अब इसी क्या किया मैंने, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सीट के बेस पे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्या रहता है, हमारे पास कर्नल रहते हैं, वो क्या करता है, आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करके दिखाता है। मतलब जो आप 2D में देख रहे थे तो आपको इस तरीके से दिख रहा था, है ना, यही चीज आपने 3D में देखा तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। 3D का मतलब क्या हो गया, कि आपने एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड किया है, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम आया है जिसके बेस पे आपको ये डेटा इस तरीके से दिख रहा है। तो वो एक्स्ट्रा कॉलम कहाँ से आएगा, किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, तो वो कैलकुलेट होता है वो कर्नल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे वो कैलकुलेट होगा तो आपको कुछ डेटा इस तरीके से सिंपल दिखेगा। और सिंपल दिख रहा था क्या है, ये इजी टू क्या है, सेपरेटेबल है ना, कि सिंपली एक प्लेन का दे दो, प्लेन क्या होता है, तो लाइन इक्वेशन ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये प्लेन के बेस पे क्या, तो ये क्या हो गया कि हमारा सेपरेट हो गया। लाइन के इक्वेशंस को ही प्लेन का इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, हम्म, वो तो स्ट्रेट है। मान लो एक लाइन हमने ड्रॉ किया, इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसके साथ मल्टीपल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते गए, तो क्या बनेगा, तो यही चीज होता है। तो क्या होता है कि इसमें आपके मल्टीपल लाइन इक्वेशंस होते हैं एक लाइन में, लेकिन क्या रहेगा, सारे पैरेलल इस तरीके से। तो अगर देखोगे तो ये क्या बन गया, पूरा एक सीट बन गया। तो यही चीज ये बनाता है। तो जो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन होता है वो लाइन इक्वेशन ही रहता है, बट क्या रहता है, मल्टीपल वैल्यूज के रहता है, मतलब मल्टीपल लाइंस के लिए रहेगा, एक से ज्यादा लाइन रहेंगे। ये समझ में आया? ये अगर आप देखोगे, मैं दिखाई देता हूँ, प्लेन इक्वेशन, ये दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी। इसी चीज को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखते थे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो लिखते थे लाइन इक्वेशन में, या फिर ए प्लस बी इक्वल टू वाई लिखते थे इस तरीके से, ये लिखते थे। अब ये क्या होगा, इसमें एक और डायमेंशन है, तो इसमें क्या होगा, एक जेड भी आ जाएगा। क्यों, एक हमारा एक्स है, एक वाई है, अब आपको एक जेड भी ऐड करते हो तो इसी में क्या है, एक जेड ऐड है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और डी क्या होगा, जो हमारा सी था। तो अगर देख रहे हो कि ये क्या हो गया, लाइन इक्वेशन से आपका प्लेन इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल रहता है एकदम, कि आप 3D के बेस पे बात करते हैं। तो बाकी क्या था, ये नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता है, कि जो भी हमारे पास एसवीएम है, कहता है हाई डायमेंशन में अच्छे से काम करेगा, कि क्या है, 3D में देखा तो अच्छे से दिख रहा है,
कोडी में देखोगे तो और अच्छे से दिखेगा, आपका सेपरेट होगा, लेकिन कोडी को विजुअलाइज नहीं कर सकते तो हम उसको देख नहीं सकते। तो दिस दूसरा, रोबस्ट टू आउटलायर, ये आउटलायर पे उतना डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर फॉर द लार्ज डेटा सेट और हार्ड टू ट्यून पैरामीटर्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डेटा ट्रांसफॉर्म करके देख रहे हो बार बार, मतलब उसके लिए कैरनाल यूज कर रहे हो, और कैरनाल कैसे काम कर रहा है वो आपको नहीं पता, है ना। उसके लिए क्या होता है, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वो यूज होता है। इसका ज्यादातर यूज होता है इमेज क्लासिफिकेशन और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन कब यूज करना चाहिए, जब हमारे पास स्मॉल डेटा सेट हो, स्मॉल टू मीडियम, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, आप इसको स्केल लेवल पे नहीं ले जा सकते। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है नीतीश, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है सोनल, बताओ। मतलब कोई एग्जांपल। जैसे कोई हमें मेरा वो है वर्कशॉप है, जैसे हमें स्केल करना है, मतलब वो पैन इंडिया करना है या इंडिया बेचना है, स्केल करना सबकी। तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि पहले मेरा जो था वो 5 यूजर के लिए हम सर्विस दे रहे थे, अब क्या करना है, मुझे 50 लोगों को सर्विस देना है। तो 50 लोगों के लिए अगर सर्विस देंगे तो क्या मेरा जो सिस्टम है वो काम करेगा 50 लोगों में या नहीं करेगा। कि 5 लोगों को दे रहे हो तो वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जैसे आपने 10-15 किया, वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका सिस्टम फेल हो रहा है। तो क्या करते हो आप, उसमें किसी और भी थोड़ा सा सिस्टम को ऐड ऑन करते हो, थोड़ा सा और भी इंप्रूव करते हो, ठीक है। तो जब भी आप इसको स्केल करोगे, मतलब छोटे डेटा सेट के लिए फिर क्या करते हो कि 4, 5, 10, 15 या फिर 1000 यूजर के लिए ठीक रहेगा, जैसे 2-4 हजार यूजर आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ये काम नहीं करने लगेगा, तो इसको आप स्केल नहीं कर सकते, समझे। तो ये रहता है हमारे पास। देन इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो आप अलग अलग कर्नाल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर स्विच हो सकते हो किसी भी ट्री बेस्ड मॉडल पे, ठीक है। जैसे डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, उसमें आप क्या कर सकते हो नई बाइस क्या था, प्रोबेबिलिटी थ्योरी था, याद है। कि ये क्या करता है, एज्यूम करता है सारे फीचर्स के बेस पे कि हमारा प्रिडिक्शंस का वैल्यू क्या हो सकता है, जिसे बोलते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इतनी खुशी किस बात की, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। एंड देन कंडीशनल क्या होगा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हम्म, ठीक है। तो किसी भी, जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो कंडीशन बेस्ड रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बहुत बार दिया था कि कोचिंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर बारिश होगी तो, है ना। अगर बारिश, हम्म, हम्म, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी ना किसी कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो कंडीशन के बेस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नई बायस, ठीक है। तो नई बायस के बाद बेस पे आप क्या कर सकते हो, गॉसियन नई बायस यूज करके आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ये सिंपली क्या रहता है, तो ये जो काम रहता है आपके पास क्या रहेगा, लाइक्लीहुड के बेस पे रहेगा। लाइक्लीहुड मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी जिधर होगी ज्यादा। लाइक्लीहुड का मतलब समझ में आता है कि वो 100% वो चीज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी परसेंटेज उसकी तरफ से ज्यादा होगा, समझे? जैसे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे 2 तरीके का आप जॉब कर सकते हो, या तो डेटा एनालिस्ट पे कर सकते हो या फिर एमएल पे कर सकते हो। लेकिन आप देखो कि जो भी आपका स्किल क्या है, ज्यादा होगा, कि आपका जो स्किल है वो डेटा एनालिस्ट की तरफ ज्यादा है, तो क्या करोगे आप, डेटा एनालिस्ट के लिए बोलते हो। आपका स्किल्स क्या है, एमएल की तरफ ज्यादा है, तो आप क्या बोलते हो कि एमएल इंजीनियर की तरफ जाएंगे, है ना। तो वो क्या हो गया कि आपकी पॉसिबिलिटीज होगी बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड कि किससे ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो वही चीज क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैलकुलेट होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है, कि सिंपली इसमें एक इक्वेशन लगता है नई बायस का, बस। इसमें कोई भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग नहीं होता। क्या, सॉरी ट्रेनिंग सॉरी टेस्टिंग तो हम करेंगे क्योंकि एक्यूरेसी तो भी देखना रहेगा, बट क्या रहेगा, ट्रेनिंग में इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये क्या रहता है, हमारा फास्ट होता है, हैंडल करता है क्या चीज, हाई डायमेंशन डेटा। कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ कॉलम्स है तो आप उसके बेस पे क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, कि आपको मान के चलना पड़ेगा कि जितने भी फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई भी फीचर्स डिपेंडेंट नहीं है, समझे। कि जैसे बारिश हो रही है तो बस चलेगी नहीं चलेगी, तो बारिश हो रही है तो बस नहीं चलेगी, तो क्या होगा, मतलब वो डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, कभी अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे तो बारिश हो या ना हो बस चलती है ना, मतलब वो क्या इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जितना भी कॉलम का डेटा है वो सारा क्या है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है।
देन परफॉर्म पुअरली वेल विथ कोरिलेटेड फीचर्स। मतलब अगर क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो उस समय क्या होगा, आपका जो भी आएगा आंसर वो भाई क्या आएगा, पुअर आएगा। पुअर मतलब आपकी एक्यूरेसी सही नहीं आएगी। यूज केस क्या था, ज्यादातर इसका यूज रहता है क्लासिफिकेशंस के बाइनरी पे। बाइनरी क्लासिफिकेशंस में आंसर सही देता है, अदरवाइज नहीं देता। और दूसरा टेक्स्ट वाले पे, तो ईमेल क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, उस पर हम इसका यूज कर सकते हैं। यूज केस सिंपल है, स्पीड के लिए करते हैं। दूसरा फेल्स विद हाई कोरिलेटेड फीचर्स। देन हाउ टू ओवरकम, तो आप क्या कर सकते हो, फीचर सिलेक्शन कर सकते हो, जो बेस्ट बेस्ट फीचर्स रहेगा उसी को रखोगे, बाकी सबको हटा दोगे। या तो फिर पीसीए कर सकते हो। पीसीए क्या करता है, मैंने बताया था, अगर 10 कॉलम है उसको 5 कॉलम में आप कन्वर्ट करके रख सकते हो। वो भी हम लोग देखेंगे किसमें, अनसुपरवाइज वाले में। पीसीए ही है कॉन्सेप्ट पहला। बाकी ग्रेडियंट बूस्टिंग, सेम कॉन्सेप्ट, दोनों का सेम है, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन के लिए हो जाता है, एक रिग्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज अभी हम लोग फिर से डिस्कस कर ले रहे हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि असेंबल लर्निंग देखेंगे। ये जितने भी चीजें हैं वो असेंबल टेक्निक के बेस पे है। तो जो आता है आपके पास असेंबल टेक्निक्स होते क्या है, ठीक है? तो ये एक बार आप देखो, फिर 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक, फिर असेंबल टेक्निक को देखेंगे। यहीं पर होता था मैंने। क्योंकि जितना भी था वो रिवीजन का ही था अभी तक का। अभी जो स्टार्ट होगा थोड़ा सा नया टॉपिक होगा, लेकिन ये भी क्या है, पुराने वाले से रिलेटेड है। और ये जितना भी होगा वो डिसीजन ट्री ही है। कि सिंबल टेक्निक्स में 90% जितने भी मॉडल हैं वो क्या है, डिसीजन ट्री है। आ गई नींद? अच्छा, असेसमेंट असाइनमेंट चल रहा था। हम्म, सो जा सकते हो, जा सकते हो। पढ़ने का मन नहीं? तो ये सब तो समझ में नहीं आ रहा, पाइथन ही देख रहा, असाइनमेंट कर रहा। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तब ना। पाइथन वो तो समझ में आ रहा है। कैसे पढ़ेगा? जैसे अभी सुबह आके पढ़ रहा है सर, देख रहे सुबह 8 बजे। क्या आज क्या होगा खाने में? उम्मीद कायम रहे। पनीर की सब्जी और चावल, चावल रोटी पर दूसरे। तो बोल आंटी का सुबह रोटी बना देंगे तो बोल दे देते हैं स्पेशली देखा मैं पैसे तो उसमें मजदूर से चल रही है। नहीं, तुम्हारा ये बना सकते हैं।
ठीक है। बाकी फिर हम लोग जो देखने वाले थे वो असेंबल टेक्निक्स था। ठीक है। क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। बात करना है क्लास के बाहर जाके बात कर लो। ठीक है। तो असेंबल टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं। असेंबल का मतलब क्या होता है, आलोक बताओ। बोलते हैं ना असेंबल लाइंस। कंबाइन करना, है ना, कि अलग अलग चीजें होंगी उसको कंबाइन करोगे। तो इसमें सिंपल रहेगा, आप अलग अलग मॉडल को एक साथ कंबाइन करके क्या करोगे, यूज करोगे। असेंबल का सिर्फ इतना ही मीनिंग रहता है। असेंबल टेक्निक ये मशीन लर्निंग कंबाइन मल्टीपल इंडिविजुअल मॉडल्स, कि आप अलग अलग मॉडल क्या करोगे, कंबाइन करोगे, क्रिएट अ मोर रोबस्ट एंड एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मॉडल्स। ठीक है। इसका बेसिकली अप्रोच क्या रहता है, कि जिसका स्ट्रेंथ रहेगा उससे हम ले लेंगे, और जिसका क्या रहेगा वीकनेस रहेगा उसको ओवरकम कर देंगे। कि मान लो क्या है, कि आप क्या आपका मैथ्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या है कोडिंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेंगे दोनों कंबाइन करके कोई एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्योंकि अलग अलग बनाएंगे तो क्या होगा, कि आपका लॉजिक सही नहीं है, इसका क्या है आपका, जिसका लॉजिक सही है उसका कोडिंग सही नहीं। तो अगर कंबाइन करोगे तो जिसका एक डिसएडवांटेज रहेगा वो एडवांटेज में बन जाएगा। तो दोनों का जो एडवांटेज रहेगा वो कंबाइन हो जाएगा। ये सिंपल है, कि आपको कोडिंग आती है अच्छे से कोड करना, लेकिन लॉजिक बनाना नहीं आता। देन आप क्या कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो। तो क्या होगा, कि दोनों होंगे तभी आपका क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा बनना। ठीक है। तो आप क्या करते हो, दो अलग अलग टीम के बेस पे हायर करते हो। तो जिसका कोडिंग अच्छा रहेगा वो, और जिसका क्या रहेगा लॉजिक अच्छा रहेगा वो, दोनों आपस में कंबाइन होंगे। तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो क्या हो गया, कि दोनों का जो डिसएडवांटेज था वो एक दूसरे से ओवरकम हो रहा है। कि मान लो इसका क्या था, कोडिंग पार्ट वीक था, तो इसके थ्रू क्या होगा, इसका क्या होगा ओवरकम हो गया। इसका क्या था, लॉजिक पार्ट वीक था, तो इसके थ्रू क्या होगा, इसका लॉजिक ये यूज करके अपना कोड कर सकता है ना? तो ये क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम लोग असेंबल करते हैं। अब ये जो सिंबल रहता है वो हम लोग किस तरीके से करते होंगे, इसमें ये रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि आप क्या करते हो, कोई भी डेटा सेट रहेगा, आप उसको क्या करते हो, अलग अलग बूट स्टेप में डिवाइड करते हो, मतलब अलग अलग डेटा सेट में डिवाइड कर रहे थे। अगर आपके पास 100 डेटा है, आपने क्या किया, 33, 33, 34, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या किया, अलग अलग बेस लर्नर, मतलब जो आपके पास इंडिविजुअल मॉडल होगा आप उसका यूज कर रहे हो, सबको आपने दे दिया। देन उसके बेस पे क्या ये करेगा, ये कुछ आंसर ला के देगा, ये कुछ आंसर ला के देगा, और ये कुछ आंसर ला के देगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्शंस यूज कर रहे हो, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा, वोटिंग बेस्ड जाएगा, कि जिसका ज्यादा होगा, मेजोरिटी मेजोरिटी किसका ज्यादा दिख रहा है, तो यस का, तो हम क्या बोल देंगे, यस बोल देंगे। अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो क्या करेंगे, इन सबका एवरेज ले लो। ठीक है। क्योंकि एवरेज ही क्या होता है, तीनों का बेस्ट वैल्यू होगा, तो ये रहेगा उससे। तो ये समझ में आया कि असेंबल में होगा क्या। अब इसमें क्या होता है कि कंबाइनिंग, कि हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे, उसका अलग अलग तरीका होता है। पहला बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग होगा। बैगिंग का सिंपल मीनिंग होता है, आप क्या कर रहे हो, कि अलग अलग मॉडल है, सबको पैरेलली ट्रेन कर रहे हो। ठीक है। इसमें क्या होता है, कि जो भी ट्रेनिंग होगा, जो भी चीजें होंगी, वो क्या रहेगा, पैरेलल चलेगा। ठीक है। पैरेलल मतलब कुछ डेटा सेट आपके पास, एक 1000 डेटा सेट है, इसको आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 330, 330 और 330 के बेस पे। ठीक है। अब ये बेस लर्नर हो गया, मतलब डिसीजन ट्री वन, डिसीजन ट्री टू और डिसीजन ट्री थ्री बोलते हैं। एक ही मॉडल को क्या करें हम लोग ने, अलग अलग डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे डेटा सेट पे काम करवा रहे हैं। तो वो चीज हमने दे दिया। अब इसके बेस पे क्या होगा, इसका आंसर आएंगे, और वही हमारा क्या होगा, प्रिडिक्शन होगा। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जिसका होगा वो आएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, रिग्रेशन कर रहे हो, तो एवरेज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपली जब पैरेलल होता है, दो मॉडल आपस में पैरेलली काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। तो जो हमारा रेंडम फॉरेस्ट होता है वो क्या है, बैगिंग टेक्निक है। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास रेंडम फॉरेस्ट है वो क्या है, बैगिंग टेक्निक है। और इसमें क्या रहता है, बेस लर्नर। बेस लर्नर का मतलब हो गया कि ये कौन सा मॉडल यूज कर रहा होगा, तो ये जो यूज करता है वो कौन सा रहता है, तो डिसीजन ट्री रहता है। इधर क्या नहीं लिखा हुआ ना,
तो ये सिंपली जो यूज करता है वो डिसीजन ट्री ही रहता है। जैसे बेस मॉडल से लिख रहा है, तो बेस मॉडल मतलब क्या हो गया, तो डिसीजन ट्री अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। तो कितने डिसीजन ट्री होंगे, तो डिसीजन ट्री वन, डिसीजन ट्री टू, और डिसीजन ट्री। अब इसमें क्या है कि एक ही 1000 डेटा था, मतलब 900 डेटा था, तो इसको ने अपने क्या 300 में डिवाइड कर दिया, तीनों मॉडल अलग अलग है। अब इसी का क्या होगा, बेस्ट का एवरेजिंग कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, रेंडम फॉरेस्ट करेगा। ये समझ में। तो ये हमारा क्या था, रेंडम फॉरेस्ट था। इसके बेस पे क्या था, वेरिएंस रिड्यूस होता है। कि मान लो आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है क्या, कि ज्यादा वेरिएंस आ जाएगा। अगर आप छोटे छोटे चंक्स में काम करोगे तो क्या होगा, वेरिएंस ऑटोमेटिकली सब में छोटा छोटा आएगा, है ना? तो क्या था, ऑटोमेटिकली आपका छोटा ही रहता है। तो इसके बेस पे क्या होता है, एवरेज प्रेडिक्शन। बूस्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है बता सकते हो। बूस्टिंग कि आपके पास जो टोटल डेटा था, वही डेटा क्या होगा, पास होगा मॉडल पे, D1 में पास हो गया। अब ये ट्रेन होगा, ट्रेन होने के बाद प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, प्रिडिक्शन हुआ, जो सही आंसर आया उसको हम अलग कर लेंगे, जो गलत आंसर आएंगे उसको हम क्या करेंगे, फिर से दूसरे मॉडल पे पास करेंगे। ठीक है, फिर अगेन वो प्रेडिक्ट करके देगा, देन जो गलत करके देगा फिर अगेन क्या करेंगे, सारे डेटा को रखेंगे और जो गलत होगा उसको फिर से एक नए मॉडल पे डाल देंगे, और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस में हो गया। और जब हम सीक्वेंस में करते हैं तो ये क्या कर रहा है, कि मान लो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि मैं 100 क्वेश्चन दूंगा, एक एक करके सबसे पूछेंगे, देन कितने सही आंसर आ रहे हैं पूरे क्लास से वो हम देखना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, तो आपको मैंने 100 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपने क्या किया, 4-5 क्वेश्चन सही बता दिए, या फिर मान लेते 10 क्वेश्चन सही बता दिए। तो कितने गलत होंगे आपके, 90 गलत होंगे। अब बोलेंगे जो क्वेश्चन सही है वो क्वेश्चन दोबारा हम आपसे नहीं पूछेंगे, फिर दूसरे स्टूडेंट के पास जाएंगे, ये 90 क्वेश्चन उसको देंगे। अब उसमें भी क्या होगा, वो कुछ ना कुछ तो सही बताएगा। तो उसने क्या किया, 20 क्वेश्चन के आंसर सही बताए, तो कितने गलत हुए, 70। अब 70 क्या होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट के पास करेंगे, देन फिर क्या होगा, कि उसमें से भी कुछ सही होगा, इसमें 40 सही बताया और 30 गलत है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, पास करते जा रहे हो। अब इसमें क्या रहा है, कि आपका जो मॉडल हो रहा है वो धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है। मतलब पहले जो एक्यूरेसी थी वो क्या था, यहाँ पे 10% हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया 20%, यहाँ पे कितना था, 20 था, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 था ना, तो यहाँ पे 70% हो गया, कितना हो गया, 30% हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 30 और 40, ये 70% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बूस्टिंग के बेस पर है, मतलब बूस्ट हो रहा है। बूस्ट का मतलब क्या था, कि धीरे धीरे आप क्या करो, इंक्रीज कर रहे हो चीजें। और ये इंक्रीज किसके बेस पे हो रहा है, तो जो हमारा बेस लर्नर बता रहा था उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, जो गलत बताया था उसको आगे पास करते जा रहे थे। तो ये क्या होगा, कि आपका चलता जाएगा, और ये क्या रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, अब इसमें से बता सकते हैं कौन सा फास्ट होगा, सीक्वेंस वाला या पैरेलल वाला। पैरेलल वाला, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या आता है, थोड़ा सा फास्ट होता है, और जितने भी बूस्टिंग एल्गोरिथम होंगे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमने बताया सेम चीज होगा। अब इसमें से बेस लर्नर कौन है, तो जितना भी बैगिंग और बूस्टिंग में बेस लर्नर होते हैं वो डिसीजन ट्री ही होता है। और जो डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट हो एज इट इज यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, स्टम्प रहते हैं, मतलब ये सिंपली क्या करेगा, एक ही डिसीजन ट्री बनाएगा, एक बाइनरी डिसीजन ट्री बनाएगा। सही आया, गलत आया, गलत होगा तो आगे पास होगा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये भी एक सही आएगा और एक गलत आएगा, तो सही बताएगा तो वो रखेगा, जो गलत आएगा वो आगे पास होगा। तो ये सिंपल क्या कहता है, वन लेवल का बनाता है हमेशा। जो लेवल होगा वो हमेशा वन होगा हर एक डिसीजन ट्री का। ठीक है, इससे क्या होता है कि डिसीजन ट्री भी इजी हो जाता है दिखना, और क्या होता है, आपका प्रेडिक्शन भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। कि आप क्या कर सकते हो, इजिली इंटरप्रेट कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, सिंगल आपने क्या किया, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मतलब बाइनरी डिवाइड किया है कितने लेवल तक, तो एक ही लेवल तक। तो आपके पास क्या होता है, कि उतना हार्ड नहीं होता इंटरप्रेट करना इसको। ठीक है, एज कम्पेयर टू जब हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, कि जैसे आपने स्टार्टिंग किया, इसके बाद जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, कि कौन से बेस पे क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है वो नहीं पता पड़ता। लेकिन जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं बेस लर्नर। बेस मतलब एकदम वीक मॉडल। वीक मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने एक ही कॉलम लिया और उसी बेस पे यस और नो के बेस पे बताना चाह रहे हो, तो ये सबसे क्या हो गया, ईजी हो गया। तो यही चीज क्या आता है, बेस मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसीजन ट्री में कॉन्सेप्ट इसका क्या है, सीक्वेंशियली ट्रेन होता है मॉडल्स, ईच मॉडल फोकसिंग ऑन द करेक्टिंग द एरर्स ऑफ द प्रीडिसीजर, मतलब जो इससे पहले जितने भी क्या है गलत आंसर किया होगा उसको सही करने का काम रहता है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल इसे क्या करेंगे, तो मैंने बोला है जितने भी
क्या होंगे, बूस्टिंग एल्गोरिदम होंगे, वो आपको इस तरीके से दिखेगा। पहला ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा बूस्ट। एडा बूस्ट का मतलब एडेप्टिव बूस्टिंग, देन ग्रेडियंट बूस्टिंग, देन एग्जीक्यूट मतलब एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, देन होता है लाइट जीबीएम, मतलब लाइट वेट रहेगा, स्लो मतलब क्या होगा, फास्ट होगा थोड़ा सा। जीबीएम का मतलब क्या हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है। बेनिफिट क्या होता है इसमें, कि आपका बायसनेस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। एक्यूरेसी आपका इंप्रूव हो जाता है। एंड देन ये क्या होता है, ज्यादातर ओवरफिट नहीं होता अगर आप क्या करते हो, फाइन ट्यून सही से करते हो। देन एक आता है हमारे पास स्टैकिंग। स्टैकिंग में क्या होगा, ये बैगिंग है या बूस्टिंग है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बैगिंग का दिख रहा है या बूस्टिंग का दिख रहा है, अभी छोड़ दो स्टैकिंग को। बैगिंग है। बैगिंग में एक चीज था, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, बेस था, मतलब बेस मतलब एक ही मॉडल यूज होगा, तो उसमें डिसीजन ट्री यूज होता था। अब इसमें क्या कर सकते हो, अलग अलग मॉडल यूज कर सकते हो। कि मान लो पहले वाले में मैंने क्या किया, डिसीजन ट्री यूज कर लिया, दूसरे में एसवीएम यूज कर लिया, तीसरे में लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर लिया। और तीनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास बेस्ट आएगा वही हमारा प्रेडिक्शन होगा। तो जब आप क्या करते हो, बैगिंग मतलब पैरेलल में ही क्या करते हो, अलग अलग मॉडल यूज करते हैं, तो हमारा क्या कराता है, स्टैकिंग कराता है। ठीक है। तो बैगिंग और स्टैकिंग सेम है। अगर इसमें क्या करो, एक ही मॉडल यूज कर रहे हैं तो वो बैगिंग बन जाएगा। अगर क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, क्या हो रहा है। हाँ तो आज इतना ही रहेगा। है, सफोकेशन में आ गए। तो इसमें सिंपली कंबाइन का है, बाकी जो इसका कोडिंग पार्ट होगा वो फिर हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वोटिंग और एवरेजिंग होता है साथ में। यूज क्यों करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाकी फिर एक एक करके थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है। बाकी यही है सिंबल, बाकी यही सर। इसके इससे पीछे कि एडा बूस्ट में क्या होता है, देन बाकी ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या होता है, देन एक्जी बूस्ट में क्या होगा। अप्लाई करना अगर आप देखोगे तो सिंपल रहता है। लाइट जीबीएम क्या होता है, देन कैटा बूस्ट क्या रहता है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें दिखेंगी। स्टैकिंग अगर आप देखोगे, स्टैकिंग किस तरीके से हो रहा है, आपने अलग अलग स्टैकिंग क्लासिफिकेशन, अगर रिग्रेशन कोई भी यूज करना है तो क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो, तो मैंने लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री और एसवीआर यूज करते हैं। तो स्टैकिंग में क्या क्या, एस्टिमेटर कौन कौन सा, तो डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अच्छा दो ही यूज किया, तो दो यूज किया, और उसके बेस पे क्या करें हम लोग, डायरेक्टली यूज करते हैं। तो सिंपली इस तरीके से क्या करते हैं, एज अ लिस्ट डिफाइन करते हैं। इसीलिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। ठीक है। सर जी जो ये जो एक्सी बूस्ट है, ये क्या यूज करता है, बैग में बूस्टिंग, इसके अंदर क्या मतलब जो, अच्छा इसके नेम से क्या पता चल रहा है, एक्जी बूस्ट, ये बैगिंग है या बूस्टिंग है, नाम जितने भी बूस्टिंग वाले हैं ना सब क्लास में बूस्टिंग रहता है, सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट को छोड़ के। रैंडम फॉरेस्ट क्या है, बैगिंग है। हाँ कोई नहीं, तो उसके नेम पे ही क्या रहता है सारा चीज। अब इसमें डिफरेंस रहता है कि कुछ कुछ, कि उसमें ऐसा कि अंदर कैसे काम करेगा, हाँ हाँ, तो उसके अंदर बूस्टिंग में क्या काम करता है, वो जो ऐसी बूस्ट है, वो लाइट जीबीएन वो डिफरेंस कहाँ पे आता है वो चीज ना, हाँ वो बता देंगे। ठीक है। वही सारी चीज फिर क्या होगा, कल से डिस्कस होगा। ठीक है। कि एक चीज कोई भी एक बूस्टिंग अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर क्या होगा, सेम एक्सप्लेनेशन सबके लिए होगा। ठीक है। तो एक या दो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सबका सेम होगा। और मॉडल इंप्लीमेंट करना इतना ईजी होता है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद एक फाइनल आपका प्रोजेक्ट बनेगा। फाइनल प्रोजेक्ट मतलब कि जितने भी मॉडल हैं क्लासिफिकेशन रिग्रेशन का, उसका एक ही बार यूज करके लूप में चला के जो बेस्ट देगा आंसर उसको यूज करेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। ऐसा रहता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है। सारे जितने भी मॉडल्स होते हैं सब पे ट्रेन करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो एक्यूरेसी है उसको, हाँ फाइनल करते हैं। तो ये रहता है, लेकिन कब, जब आपको पता नहीं है तब। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो मॉडल में जो, सॉरी जो मेरा डेटा है वो डिसीजन ट्री में अच्छे से काम कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री के अलग अलग वेरिएंट यूज करते हैं।
जैसे डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन ट्री की क्या असेंबल टेक्निक्स है, उसको यूज कर लिया। अब असेंबल में मुझे पता है कि जितने भी प्रीवियस मॉडल है वो अच्छे से काम नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा कि बूस्टिंग के बेस पे चला जाऊंगा। क्यों? बूस्टिंग में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहती है, बट क्या रहेगा, टाइम। तो मुझे पता है कि मेरे पास जीपीयू है, तो मैं डायरेक्टली उसमें काम कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आपको बूस्टिंग में भी क्या हो रहा है, एक्यूरेसी नहीं मिल रहा है, तो फिर किस में जाएंगे? हाँ, फिर न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं, जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अगर डीप लर्निंग में नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं कर सकते। समझे? क्योंकि लास्ट वही है अभी फाइनल। ठीक है। कि अभी जो हमारा चैट जीपीटी है वो डीप लर्निंग के बेस पे ही काम करता है। समझे? वो एक लाइब्रेरी